गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की बुक संचयन का चैप्टर टोपी शुक्ला पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट 2। क्योंकि बेटा पार्ट 1 हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसमें अब तक हमने क्या पढ़ा कि टोपी और इरफान दो दोस्त हैं जो एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। टोपी एक हिंदू परिवार से है और जो है इरफान है वो मुस्लिम परिवार से है। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ने के कारण उनकी दोस्ती हो जाती है। टोपी का लाइफ में यानी कि अब तक के जो दोस्त अब तक उसने कोई दोस्त नहीं बनाए थे। जीवन का सबसे पहला दोस्त इरफान था। तो बेटा इरफान मुस्लिम था और टोपी हिंदू। तो जो टोपी है वो इरफान के घर आता जाता था। टोपी की जो माँ है वो पूर्वी बोली बोलती थी, जो उसकी दादी को पसंद नहीं थी। किसकी दादी को? टोपी की दादी को अपनी बहू की बोली पसंद नहीं थी। दूसरा, जो इरफान है उसकी दादी पूर्वी बोली बोलती थी, वो उसके पिता को पसंद नहीं थी। अर्थात जो इरफान की दादी है उसके बेटे यानी कि इरफान के पिता को अपनी माँ की बोली पसंद नहीं थी। लेकिन जब टोपी इरफान के घर जाता तो इरफान की दादी जब पूर्वी बोली में बोलती तो उसे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसकी माँ भी पूर्वी बोली बोलती थी। अब वो उनके घर का आना जाना था तो उसने कुछ मुस्लिम शब्द सीख लिए और एक दिन टोपी ने अपने घर में अपनी माँ को अम्मी कह दिया, जिससे घर में कोहराम मच गया। यानी कि उसकी माँ ने यानी किसकी? टोपी की माँ ने उसे खूब पीटा कि किस मौलवी के बच्चे से तूने दोस्ती कर ली है, ऐसा वैसा उसको कहने लगी। इस मौके का फायदा उठा करके उसके बड़े भाई मुन्नी बाबू ने भी इस चीज का फायदा उठाया। उसने क्या किया कि उसने अपने आप को बचाने के लिए उसने अपनी माँ को कहा, यानी उसको गुस्सा आए कि मैंने इसको देखा था मुस्लिम परिवार के साथ, बच्चे के साथ तो ये रहता ही रहता है, साथ में यह मटन भी खा रहा था, यानी कि एक तरह से मांस भी खा रहा था यह। तो जिससे उसकी माँ को और ज्यादा गुस्सा आता है और उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि मुस्लिम परिवार में रहता है, साथ ही चिकन वगैरह भी खाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे बेटा। तो तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। झूठा है दादी, टोपी ने कहा। यानी कि मुन्नी बाबू ने, जब मुन्नी बाबू कौन है? टोपी का भाई। जब उसने उसे कहा कि ये मैंने इसको मांस खाते हुए देखा था तो उसकी दादी कहती तूने उसी दिन क्यों नहीं बताया? तो झूठा है दादी, टोपी ने कहा। तो टोपी कहता है नहीं दादी ये झूठा है, ये झूठ बोल रहा है। उस दिन टोपी बहुत उदास रहा, यानी कि जिस दिन उसकी पिटाई हुई। वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता, और सच्ची बात तो यह है कि वह इतना बड़ा कभी नहीं हो सका। उस दिन तो वह इतना पिट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था। वह बस लगातार एक ही बात सोचता रहा कि अगर एक दिन के वास्ते वह मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उनसे, यानी कि एक तरह से अपने भाई से बड़ा बनना चाहता था। परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके बस में तो था नहीं। वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और उनसे छोटा ही रहा। दूसरे दिन वह जब स्कूल में इरफान से मिला तो उसने उसे सारी बातें बता दी। दोनों ज्योग्राफिया का घंटा छोड़कर, यानी ज्योग्राफी का घंटा छोड़कर सरक गए, यानी इधर उधर निकल गए क्लास से। पंचम की दुकान से इरफान ने केले खरीदे। बात यह है कि टोपी फल के अलावा और किसी चीज को हाथ नहीं लगाता था। ऐसा ना हो सकता का कि हम लोग दादी बदल लें? टोपी ने कहा। ये टोपी इरफान से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, पूर्वी बोली में बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी दादियां बदल लें। तोहरी दादी हमारे घर आ जाए और हमारी तोरे पर घर चली जाए। यानी कि टोपी इरफान से कहता है कि तुम्हारी दादी मेरे घर आ जाए और मेरी दादी तुम्हारे घर चली जाए। बदला नहीं हो सकता। हमारी दादी तय बोलियां तू ही लगन को बोल न थी, वह यह नहीं हो सकता, यानी कि यह नहीं हो सकता। इरफान ने कहा अब्बू यह बात नहीं मानेंगे और मुझे कहानी कौन सुनाएगा? इरफान कहता है कि अब्बू बात नहीं मानेंगे, दूसरा मुझे मेरी दादी कहानी सुनाती है तो मुझे कौन कहानी सुनाएगा? तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज की कहानी आती है। यानी कि इरफान कहता है कि तुम्हें मेरी दादी तो मुझे कहानियां सुनाती है, क्या तुम्हें तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज वाली कहानी आती है? तू हमें एक ठो दारियो ना दे सकते हो? टोपी ने खुद अपने दिल के टूटने की आवाज सुनी।
जो मेरी दादी है वह मेरे अब्बू की अम्मा भी तो है, यानी कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम अपनी दादियों को नहीं बदल सकते। वो मेरी दादी होने के साथ साथ मेरी अब्बू की अम्मा भी है, इरफान ने कहा। यानी इरफान ये कहता है कि जो ये दादियां नहीं है, ये मेरे पिता की यानी मेरे अब्बू की अम्मा भी हैं। तो इरफान ये बात कहता है। यह बात टोपी को समझ में आ गई। तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होगी, यानी अब तक वो उनके घर नहीं गया है, तो वो कहता है कि तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होगी। तो ये कहता है, इरफान कहता है हाँ। तो फिक्र न करो, इरफान ने कहा, मेरी दादी कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं। यानी कि इरफान कहता है कि तुम्हारी दादी भी मेरी दादी जैसी बूढ़ी होगी, तो फिक्र मत कर, बूढ़ी हो गई, मर भी जाएगी। हमारी दादी ने ना मरी हो, यानी कि ये जो टोपी कहता है कि हमारी दादी नहीं मरेगी कैसे नहीं, क्या मेरी दादी झूठी है? यानी कि इरफान कहता है, मेरी दादी कहती है जो लोग बूढ़े हो जाते हैं वो मर जाते हैं, तुम्हारी दादी कैसे नहीं मरेगी? क्या इसका मतलब मेरी दादी तो झूठ बोल रही है? ठीक उसी वक्त नौकर आया और पता चला कि इरफान की दादी मर गई। इरफान चला गया, टोपी अकेला रह गया। वह मुंह लटकाए हुए जिम्नेशियम में चला गया। चपरासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था। वह एक कोने में बैठकर रोने लगा। शाम को वह इरफान के घर गया तो वहाँ सन्नाटा था। घर भरा हुआ था। रोज जितने लोग हुआ करते थे उससे ज्यादा ही लोग थे, परंतु एक दादी के न होने से टोपी के लिए घर खाली हो चुका था। यानी टोपी को बड़ा खाली खाली महसूस हो रहा था, जबकि उसे दादी का नाम तक नहीं मालूम था। उसने दादी के 1000 कहने के बाद भी उनके हाथ की कोई चीज नहीं खाई थी। यानी कि जब उनके घर जाता था तो दादी के हाथ की बनी हुई एक भी चीज नहीं खाई थी। प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता। टोपी और दादी में एक ऐसा ही संबंध हो चुका था। इरफान के दादा जीवित होते तो वह भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह न समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले न समझ पाए। दोनों अलग अलग अधूरे थे। एक ने दूसरे को पूरा कर दिया था। दोनों प्यासे थे। एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी थी। दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था। एक 72 वर्ष की थी तो दूसरा 8 साल का। यानी कि वो अपनी दादी और अपने बारे में कह रहा है। तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक बया होता। यानी टोपी कहता है कि तुम्हारे बदले, इरफान को कहता है कि तुम्हारी दादी के बजाय मेरी दादी मर जाती तो अच्छा होता। टोपी ने इरफान को पुरसा दिया, यानी कि भरोसा दिया। इरफान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे इस बात का जवाब आता ही नहीं था। दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे, यानी कि वो सिर्फ रोने लगे। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 35 को कसम खाई कि अब वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहती है। यानी कि टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खा ली कि वो ऐसे लड़के से कभी दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता की ट्रांसफर होती रहती हो। 10 अक्टूबर सन 45 का यूं तो कोई महत्व नहीं, परंतु टोपी के आत्म इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है, क्योंकि इस तारीख को इरफान के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए। इरफान की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद यह तबादला हुआ था, यानी बदली हुई थी। इसलिए टोपी और अकेला हो गया। यानी कि एक तो इरफान की दादी मर गई, दूसरा इरफान भी उसको छोड़ के चला गया, क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरि नाम सिंह के 3 लड़कों में से कोई उसका दोस्त न बन सका। यानी कि ये जो है इरफान के पिताजी कलेक्टर थे, तो कलेक्टर की ट्रांसफर होती रहती है। उसकी जगह पर दूसरा कलेक्टर आ गया, ठाकुर हरिनाम सिंह। उसके 3 लड़के थे, लेकिन उनसे टप्पू की नहीं बनी, उनसे वह दोस्ती नहीं कर पाया। डब्बू बहुत छोटा था, यानी कि वो जो हरिनाम सिंह के 3 लड़के हैं ना, उनके नाम बता रहा है ये। डब्बू बहुत छोटा था, बिल्लू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर का, परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था। और यह बात भी थी कि उन तीनों को इसका एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं। किसी ने टोपी को मुंह नहीं लगाया, यानी कि एक तरह से वो इस घमंड में रहते थे कि वो तो कलेक्टर के बेटे हैं, इसलिए वो कभी भी टोपी से नहीं बोले। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, क्योंकि ये वहां जाता रहता था ना, इसलिए वह बंगले में चला गया। बिल्लू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई। उसने घबराकर हाथ उठाया।
गेंद उसके हाथों में आ गई, यानी कि एकदम से जब बॉल आती दिखाई दी ना तो टोपी ने हाथ अड़ा लिया कि वो हाथ में आ गई वो गेंद। हाउस दैट हेड माली एम्पायर था, जो माली था वो एम्पायर था, उसने उंगली उठा दी। यह बेचारा केवल यह समझ सका कि जब हाउस दैट का शोर हो तो उसे उंगली उठा देनी चाहिए, क्योंकि इसको अंग्रेजी नहीं आती थी। ये कहता हु आर यू, डब्बू ने सवाल किया। बलभद्र नारायण, टोपी ने जवाब दिया। हु इज योर फादर, यह सवाल गुड्डू ने किया। गुड्डू ने पूछा हु इज योर फादर। भृगु नारायण, बिलू ने एम्पायर को आवाज दी। ई भृगु नारायण को ने एनी फॉर आवर चपरासी, कि अपना कोई और चपरासी है क्या? नहीं साहब, एम्पायर ने कहा। एम्पायर कौन बना हुआ था? माली, शहर के मशहूर दागदर हैं। यू मीन डॉक्टर, डब्बू ने सवाल किया। यस सर, हेड माली को इतनी अंग्रेजी आ गई थी। बट ही लुक्स सो क्लमजी, बिल्लू बोला। टोपी अकड़ गया। तनी जवनिया संभाल के बोलो, एक लप्पड़ में नाचे लगियो, यानी एक थप्पड़ में नाचने लगोगे। ओए यू, बिल्लू ने हाथ चला दिया। टोपी लुढ़क गया। फिर वह गालियां बकता हुआ उठा, परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने अल्सेशियन को सुस्कार दिया, यानी कि उसको भोंकने यानी काटने के लिए छोड़ दिया। पेट में 7 सुइयां भूकी तो टोपी के होश ठिकाने आए, यानी कि कुत्ते ने उसको काट लिया और उसको 60 इंजेक्शन लगवाने पड़े। और फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख नहीं किया। रुख मतलब उधर गया ही नहीं। परंतु प्रश्न यह खड़ा हो गया कि फिर आखिर वह करे क्या? घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी, जो उसका दुख दर्द समझती थी, यानी कि टोपी के घर एक नौकरानी थी जो उसको समझती थी। तो वह उसी के पल्लू में चला गया और सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। छोटी हो गई मतलब उसकी सोच भी छोटी हो गई। सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, इसलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। टेक मत किया करो बाबू। एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव का दाग करने पर वह बहुत पीटा तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू किया। बात यह हुई कि जाड़ों के दिन थे। मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया, क्योंकि वो सबसे बड़ा था। क्या होता बेटा, घर में जब जो बड़ा बच्चा होता है उसके कपड़े ज्यादा आते हैं, क्योंकि उसकी हाइट बढ़ती जाती है, लेकिन उसके जो कपड़े होते हैं वो छोटे होते जाते हैं। तो जो छोटे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं उनको वो कपड़े आसानी से आ जाते हैं। तो घर वाले सोचते हैं कि ये कपड़े फटे तो हैं नहीं, छोटे बच्चों के काम आ जाएंगे। वही स्थिति यहाँ पर टोपी के साथ हुई। वो सबसे छोटा था और मुन्नी बाबू बड़े थे, तो मुन्नी बाबू के तो नए कपड़े आ जाते, उसको पुराने कपड़े मिल जाते। तो उस दिन उसने कुछ ऐसी हरकत की होगी कि उसकी पिटाई हो गई। तब बात यह थी कि जाड़ों के दिन थे। मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया, भैरव के लिए भी नया कोट बना। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला। कोट बिल्कुल नया था, मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था, फिर भी बना तो था ही उन्हीं के लिए। तो उतरन मतलब दूसरे का पहना हुआ, उतरा हुआ। टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। वह खुश हो गया कि आज अब मतलब मैंने उसको नौकरानी के बेटे को दे दिया, तो वो अब मेरे को घर वाले पहनने नहीं देंगे और मेरे लिए नया आ जाएगा। नौकरानी के बच्चे को दे दी जाने वाली चीज वापस तो ली नहीं जा सकती थी, इसलिए तय हुआ कि टोपी जाड़ा खाए, यानी कि उसकी सर्दी में अब कोई भी कोट नहीं आएगा, उसको सर्दी में मरना है। अब जाड़ा ओढ़ा ना खाए, भात खाएंगे, टोपी ने कहा, यानी कि जाड़ा ओढ़ा ना खाएं, यानी कि घर वालों ने इसको कहा कि जब तूने अपने जो है कोट केतकी के बेटे को दे दिया ना नौकरानी को, अब तू जाड़ा खाएगा। तो ये कहता है टोपी, मैं जाड़ा वाड़ा ना खाऊंगा, मैं तो भात खाऊंगा, यानी चावल खाऊंगा। तुम जूते खाओगे, सुभद्रा देवी बोली। सुभद्रा देवी कौन है? उसकी दादी। आपको इहो ना मालूम कि जूता खाए ना जात पहिन जात, यानी कि अभी वो दादी के साथ भी जवान लड़ाता है। कहता है आपको पता नहीं है कि
जूते को खाया नहीं जाता, पहना जाता है। दादी से बदतमीजी करते हो, मुन्नी बाबू ने बिगड़ कर कहा। यानी मुन्नी बाबू, उसका बड़ा भाई, कैसा कि दादी से बदतमीजी करता है। तय का हम इनकी पूजा करें। और मुन्नी बाबू जब उसे कहता है कि तुम दादी से बदतमीजी कर रहे हो, तो ये कहता है और क्या, हम दादी की पूजा करें। फिर क्या था, दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया। राम दुलारी ने उसे पीटना शुरू किया। तो 10वां में पहुंच गई बाढ़, यानी कि तू 10वीं क्लास में हो गया है। सीता ने कहा, तू ही दादी से टकराव के तैरना चाहिए, यानी कि दादी से टकराव नहीं करना चाहिए था। कीनो तोहर दादी बाड़ी, यानी कि तुम्हारी दादी है। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह 10वें में पहुंच गया है, परंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी। 10वें में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े थे। 2 साल तो वह फेल ही हुआ। 9वें में तो वह सन 49 ही में पहुंच गया था, परंतु 10वें में वह सन 52 में पहुंच सका, यानी फेल ज्यादा होता था वो। जब वह पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए और भैरव छठे में, यानी 6ठी कक्षा में। सारे घर ने उसे जबान की नोक पर रख लिया, यानी सब उसको ही ताने देने लगे कि तू फेल हो गया। वह बहुत रोया। बात यह नहीं थी कि वह गौदी था, वह काफी तेज था, यानी कमजोर नहीं था वो, परंतु उसे कोई पढ़ने ही तो नहीं देता था। वह जब पढ़ने बैठता, मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता या राम दुलारी को कोई ऐसी चीज मंगवानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। यह सब कुछ न होता तो पता चलता कि भैरव ने अपनी कॉपियों की हवाई जहाज उड़ा डाले। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया। तीसरे साल वह 3rd डिवीजन से पास हो गया। यह 3rd डिवीजन कलंक के टीके की तरह उसके माथे से चिपक गया। परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सन 49 में वह अपने साथियों के साथ था। 49 में अपने साथियों के साथ था। वह फेल हो गया, साथी आगे निकल गए, वह रह गया। सन 50 में उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वें में थे। 9वीं कक्षा के बारे में बात हो रही है। पिछले वालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं है। उसके दोस्त 10वें में थे, वह उन्हीं से मिलता, उन्हीं के साथ खेलता। अपने साथ हो जाने वालों में से किसी से साथ उसकी दोस्ती न हो सकी, यानी कि जो 8वीं से 9वीं में आ गए थे उन बच्चों से उसकी दोस्ती नहीं हुई। उनके जो दोस्त 9वीं से 10वीं में हो गए थे, उन्हीं से उसकी दोस्ती थी। वह जब भी क्लास में बैठता तो उसे अपना बैठना अजीब लगता। उस पर सितम यह हुआ कि कमजोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते। सॉरी, यानी कि बेटा जब कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसी कक्षा में रह जाता है, तो जो अध्यापक होते हैं वो ये तो बोल ही देते हैं कि भाई देखो, अगर नहीं पढ़ोगे तो टोपी की तरह तुम इसी कक्षा में रह जाओगे। तो इसलिए ये मिसाल देते रहते थे। क्या मतलब, शाम अवतार या मोहम्मद अली, बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या? यानी कि वो इन बच्चों के नाम ले लेते कि भाई इनकी तरह इसी दर्जे में रहना चाहते हो क्या? यह सुनकर सारा दर्जा हंस पड़ता। हंसने वाले वे होते थे जो पिछले साल 8वें में थे। वह किसी न किसी तरह इस साल को झेल गया, परंतु जब सन 51 में भी उसे 9वें दर्जे में ही बैठना पड़ा, यानी दोबारा से फेल हो गया, तो बिल्कुल गीली मिट्टी का लोंदा हो गया, यानी कि बिल्कुल कोई कुछ कह ले उसको कोई असर नहीं होता, क्योंकि अब तो 10वें में भी कोई उसका दोस्त नहीं रह गया था। 8वें वाले 10वें में थे, 7वें वाले उसके साथ, उनके बीच में वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था, यानी कि वो बड़ा दिखाई देता और बाकी छोटे छोटे बच्चे। वह अपने भरे पूरे घर ही की तरह अपने स्कूल में भी अकेला हो गया, यानी जिस प्रकार से घर में वो अकेलापन महसूस करता था ना, वो यहाँ स्कूल में भी अकेला सा रह गया। मास्टरों ने उनका नोटिस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया था उसका, यानी कि उस पर कोई ध्यान नहीं देता था। कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वह भी हाथ उठाता तो कोई मास्टर उससे जवाब न पूछता, परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहा तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा, 3 बरस से यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवानी याद हो गए होंगे। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तिहान देना है, तुमसे पर साल पूछ लूंगा, यानी तुम्हें तो अगले साल पूछ लूंगा तुमसे, तो इन्हें तो आगे जाना है, पहले मैं इनसे पूछ लेता हूँ। टोपी इतना शर्माया कि
उसके काले रंग पर लाली दौड़ गई। यानी कि एक तरह से वो सांवला था, उस पर एक तरह गुस्से में वो लाल हो गया। जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो वह बिल्कुल मर गया। जब वह पहली बार नवे में आया था तो वह भी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था। फिर उसी दिन अब्दुल वहीद ने रिसेस में वह तीर मारा कि टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा। वहीद क्लास का सबसे तेज लड़का था, मॉनिटर भी था, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर सरफुद्दीन का बेटा था। उसने कहा, बलभद्र कौन है? ये टोपी ही है। टोपी का पूरा नाम है बलभद्र नारायण। अबे तो हम लोगन का घुसता है। 8th वालन में दोस्ती करो, यानी 10वीं वालों से दोस्ती करो, हमारे साथ क्यों घुसता है? हम लोग तो निकल जाएंगे, बाकी तुम्हें। अच्छा, 8th यानी कि 8वीं वाले, यानी पिछली क्लास के बच्चों से दोस्ती करो, हमारे साथ आने की क्या जरूरत है? अगले साल तुम्हें उन 8th वालों के साथ ही तो बैठना है। बाकी तुझे तो उन्हीं समन के साथ रहने को हुई, यानी उन्हीं के साथ तो रहना है। यह बात टोपी के दिल के आर पार हो गई और उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, उसे पास होना है। परंतु बीच में चुनाव आ गए। डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले खड़े हो गए, यानी उनके पिता उसमें नेतागिरी में उठ गए। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो गया हो उसमें कोई पढ़ लिख कैसे सकता है? यानी कि एक तरह से टोपी के बहुत सारे बहाने थे यहाँ पर। वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई तब घर में जरा सन्नाटा हुआ और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सिर पर खड़ा है। वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता था? इसलिए उसका पास ही हो जाना बहुत था। वह दादी बोली, भगवान नजरेबद से बचाए, रफ्तार अच्छी है। 3 दर्जे में पास हो गए हो, यानी कि 3 साल में 3rd डिवीजन से पास हुए हो। तो बेटा ये यहाँ पर टोपी की जो कहानी है कि वह भरे पूरे परिवार में रहते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस करता है और उसका इरफान जो दोस्त है वो भी उसको छोड़ के चला जाता है। इस तरह से बेटा ये कहानी समाप्त होती है। बेटा ये सभी क्वेश्चन आपने कॉपी में लिखने हैं, याद करने हैं। और एक बात बेटा, जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उसकी पूरी PDF बना करके अपने क्लास टीचर को सेंड कर दे ताकि मैं कॉपी चेक कर सकूं। धन्यवाद।